मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एड्स रन करने के बाद भी महीनों तक स्ट्रगल करते हैं। अगर आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। With the decade of experience of working with real estate developers, हमने कुछ चीजें नोटिस की है और उसके बेसिस पे हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज वर्कआउट की जिसकी वजह से आज उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग रियलिटी चेक करें तो हम ये चीज कंसीडर कर सकते हैं कि ज्यादातर रियल एस्टेट डेवलपर्स के कुछ प्रॉब्लम सेम होते हैं, जैसे कि एड्स चल रहे हैं पर लीड्स नहीं आ रही है, और अगर लीड्स आ रही है तो रियल कस्टमर्स और वॉकिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर ज्यादातर सेल्स डिपेंड करता है उनकी सेल्स टीम और ब्रोकर्स के ऊपर, जबकि ब्रोकर्स भी एड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रॉपर्टीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि प्लेस ऐसा है, प्राइस की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें कंसिडर होती है। बट डू यू थिंक ओनली एड्स इसके जिम्मेदार है? ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमारे एक क्लाइंट को हुआ था। उनके इनिशियल हाइप बहुत अच्छी थी, बट बाद में लीड्स जनरेशन स्लो डाउन हो गया। वॉक-इन्स तो आते थे पर कन्वर्जन्स होना इम्पॉसिबल हो रहा था। इतना ही नहीं, ज्यादातर चीजें बहुत अच्छे सीक्वेंस में चल रही थी, बट आफ्टर दैट उन्होंने ये भी बताया कि लीड्स जितनी क्वालिटी के आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। वो प्रॉपर्टी जिसको ऑलरेडी क्रिटिसाइज किया जा रहा था प्राइस एंड प्लेस की वजह से, आज वो प्रॉपर्टी 96% यूनिट्स अपने पोजीशन टाइमिंग से पहले सोल्ड आउट करके बैठी है। वो कैसे किया? हमारी जो स्ट्रेटेजी थी हमने उसको 7 डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन किए था। 1 इज रियलिटी चेक, ट्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायग्नोसिस, ब्रांड क्लैरिटी। 4th one is strategic repositioning, clarity led content एंड स्केलिंग। उसके बाद हमने यूटिलाइज किया कंसिस्टेंसी। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट फेज ऑफ रियलिटी चेक। अब देखो, इन वडोदरा 700 प्लस प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इतना ही नहीं, 2026 में रेरा के अकॉर्डिंग 1700 मोर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शंस के लिए कंसीडर किए जाने वाले हैं। तो डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम डिमांड का है? आई फील ये प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं होगा तो कोई आपको चूज क्यों करेगा? प्रॉपर्टी इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्लैरिटी वाज। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द फेज 2 व्हिच इज ट्रू प्रॉब्लम डायग्नोसिस। अभी देखो, प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि ब्रांड की ऑडिट होती है, और ब्रांड की ऑडिट करने के बाद हमको कुछ प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे इस वाले क्लाइंट में हमने कम्युनिकेशन गैप फेस किया। द वे दे वर शोइंग दैट यूएसपी, उनका जो कनेक्टिविटी थी, सराउंडिंग लाइफस्टाइल थी, वो सारी जो प्लस पॉइंट्स थे वो जिस वे में कन्वे हो रहे थे, उसके बाद भी कस्टमर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो ये प्रॉपर्टी परचेस करे या नहीं। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी परचेस करने वाले ऑलवेज आरओआई थिंक करते हैं, अपॉर्चुनिटीज थिंक करते हैं, और उसके अलावा भी उनके कुछ हिडन फियर्स और चैलेंजेस होती है जो शायद से वो ड्यूरिंग सेल्स कॉल नहीं बता पाते। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमको चाहिए थी ब्रांड की क्लैरिटी। सो ड्यूरिंग ट्रू प्रॉब्लम डायग्नोसिस हमने ये चीज नोटिस किया कि लोग प्रॉपर्टी को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उनका डिसीजन मेकिंग वीक हो रहा था। अभी डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए हमको चाहिए था ब्रांड क्लैरिटी, जो कि था हमारा 3rd फेज। अभी 3rd फेज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं कस्टमर्स की साइकोलॉजी। आप समझो कि अगर कॉर्पोरेट बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे शोरूम्स, शॉप, ऑफिसेस, ये सारी चीजें होगी, तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? तो 1 इज इन्वेस्टर्स, वो लोकल हो सकते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। 2nd इज शोरूम बायर्स, उनको चाहिए विजिबिलिटी, उनको चाहिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो शोरूम एंड शॉप्स के लिए ये चीज हमको साइकोलॉजिकली ढूंढनी थी कि ये प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसा क्या फाइंड करें जिससे
उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज ऑफिसेस। अब ऑफिसेस में सब लोग ये पसंद करते हैं कि जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस हो वहाँ पे ज्यादातर हॉस्पिटल, बैंक्स या ऐसे बहुत क्राउडेड वॉक-इन्स ना हो। कंसीडरिंग द फैक्ट हमको इमोशनल ट्रिगर करना था और उसके अलावा उनके जो हिडन फियर्स थे, हिडन फैक्ट्स थे, वो भी हमको डिसाइड करके एक स्ट्रेटेजी बनानी थी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज राइजिंग, आपकी प्रॉपर्टी को कोई चूज क्यों करे? बिकॉज अगर आप देखो तो रेरा के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उन सब के भी कुछ ना कुछ यूएसपीज है। ये यूएसपीज के अकॉर्डिंग हमको ये चीज डिफाइन करनी थी कि जो हिडन ट्रूथ्स है, जो हिडन जेम्स है इस प्रॉपर्टी के, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सो नाउ इट कम्स टू द फोर्थ स्टेप विच इज स्ट्रेटेजी रिपोजिशनिंग। अभी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में क्या होता है कि हमको डिफाइन करना होता है कि ब्रांड का वॉइस, ब्रांड की स्टोरी, ब्रांड का जो नैरेटिव है वो किस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट ओनली दिस, हमको उसका पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करना था और उसकी डिस्कवरेबिलिटी को बढ़ाना था। हमने यूज किया एसईओ, जहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया और उस पे हम लोगों ने एड्स भी किए। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया टैक्टिक्स यूज किए, जिससे हमने मेटा एड्स से भी बहुत सारे लीड्स जनरेट किए और ऑर्गेनिक वर्कआउट से हमने बहुत सारी विजिबिलिटी गेन की। सो यहाँ पे ये चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि हमको क्लेवर बनने से पहले चाहिए था क्लैरिटी, और क्लैरिटी से हम लोगों ने विजिबिलिटी को इंक्रीज किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ स्टेप विच कम्स टू द क्लैरिटी लेड कंटेंट। अभी आप देखो मार्केट में बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल रहे हैं, बट उसके साथ हमको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिससे लोगों की ट्रस्ट इंक्रीज हो और डिसीजन मेकिंग थोड़ा जल्दी हो जाए। सो यहाँ पे हमने यूज किया प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स, जो लोगों को ये सॉल्यूशंस देता था कि उनकी आरओआई क्या होगी, ये लाइन से बेनिफिट क्या हो सकता है, विजिबिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, लाइफस्टाइल क्या हो सकती है। नॉट ओनली दिस, बट हम लोगों ने परसेप्शन चेंज करने के लिए यूजीसी कंटेंट्स यूज किए। अभी यूजीसी कंटेंट्स की वजह से ये हुआ कि लोगों को फेस वैल्यूज की वजह से ट्रस्ट ज्यादा आने लगा। एंड विथ दैट नॉट ओनली वी स्टॉप्ड ओवर यूजीसी कंटेंट, बट हमने एनिमेटेड वीडियोस का यूज किया, जिससे हमने कुछ इमोशनल ट्रिगर्स को प्रोवोक किया। जो उनके हिडन फियर्स थे उसके हमने आंसर्स देना स्टार्ट किया थ्रू द कैरोसेल्स एंड स्टैटिक एड्स। नॉट ओनली दिस, अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग रियल एस्टेट में डेड नहीं हुआ है, सो हम लोगों ने पेपर एड्स, बिलबोर्ड्स और फ्लायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखा। इसके अलावा भी हमने वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज किया थ्रू ऑल दिस विजिबिलिटी एक्ट। एंड यू वोंट बिलीव, इसी की वजह से उसका ग्रोथ विद इन 3 months में अवेयरनेस कैंपेन्स इतना अच्छा देने लगे कि जिससे आज वो प्रोजेक्ट एक बेंचमार्क बन गया है। सो नाउ क्लैरिटी लेड कंटेंट की वजह से क्या हुआ कि हमने ट्रस्ट गेन किया, हमने डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज किया। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे थे, हम लोग डिसीजंस को पुश कर रहे थे, जिससे इंक्रीज हुआ हमारा वॉक-इन्स। सो अब बारी थी नेक्स्ट फेज की, जो था स्केलिंग फेज। हमने यूज किया ईमेल मार्केटिंग, ऑलरेडी हमने पेपर एड्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर रखी थी, तो उसको हमने थोड़ा ज्यादा बूस्ट किया। नॉट ओनली दैट, हमने एड्स में जो कंसिस्टेंसी थी उसको इंक्रीज किया, बजट इंक्रीज किया, और उसके साथ जो कंटेंट स्ट्रेटेजी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब हम लोग पहुंच गए थे रीयूजेबिलिटी एंड रेडी फॉर द पोजीशन वाले पार्ट पे। इससे हमको बेनिफिट ये हुआ कि हर डिफरेंट चैनल्स पे हमारे कंटेंट्स जा रहे थे, पर हमारा मैसेज, हमारा जो प्रोवोकिंग कंटेंट था वो सेम था। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने 5th फेज में, जो क्लैरिटी वाला फेज था, वहाँ पे हमने परसेप्शन तो चेंज कर लिया, बट अभी तक हमने सेल्स इतना इंक्रीज नहीं किया था जितना हमको करना था। सो व्हेन इट कम्स टू द स्केल फेज, हमने एड्स से लेके सारे मार्केटिंग हैक्स को डबल कर दिया, और उसके साथ हमने लीड्स को इंक्रीज किया, वॉक-इन्स इंक्रीज किया, और वॉक-इन्स आने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो वाले कंटेंट पे हमने पिचेस में डिफरेंशिएशन लाया, जिसकी वजह से क्या हुआ
कि नॉट ओनली क्लैरिटी इंक्रीज्ड बट वॉक-इन्स आने के बाद अभी डिसीजन लेने में झिझक नहीं रहे थे। उनको क्लैरिटी थी कि उनको क्या चाहिए और उनको ये प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट थिंग विच इज कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें हम लोगों को गेन करने के लिए सिर्फ 1 महीना लगा ऐसा नहीं है। दिस वॉज नॉट एफर्ट्स ऑफ ओनली 30 डेज। हमको ये चीजें गेन करने के लिए पूरा 1 ईयर लगा। इन लास्ट फेज ऑफ कंसिस्टेंसी हमने ये डिफाइन किया कि हमने 3 मंथ्स अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, उसके बाद 6 मंथ्स हमने क्वालिटी लेड कंटेंट को प्रमोट किया एंड लास्टली हमने वो स्केलिंग टेक्निक्स यूज किए जिससे लीड्स एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के आने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग नहीं किया था, हमने साइकोलॉजी के साथ इमोशनल ट्रिगर्स को अटैच करने के बाद जो आउटकम मिला वो हमने यूटिलाइज किया रीटारगेटिंग मार्केट्स में। अब इससे क्या हुआ, आउटकम हमको ये मिला कि जो भी ऑडियंस मिली हमें वो मिली पूरे कॉन्फिडेंस ड्रिवन डिसीजंस के साथ। इससे क्या सीखने को मिला कि क्लैरिटी अगर हो और उसके साथ मार्केटिंग किया जाए तो वो डेफिनेटली ग्रोथ देता है। लास्टली जब हमारी फाउंडर के साथ बात हुई तो उन्होंने सामने से ये फीडबैक दिया कि पहले उनको लगता था कि मार्केटिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बट आज उनको फील हुआ कि क्लैरिटी के साथ की गई मार्केटिंग उनको ना ही सिर्फ ग्रोथ देती है बट वो ग्रोथ को एम्प्लीफाई भी करती है।